संसद बंधुओं कि जैसा कल क्रम था कार्यक्रम का शाखा में, उसी तरह से आज भी होगा। एक लीला जी, आप अपना ऑडियो वीडियो चालू करके अपना उद्बोधन प्रारंभ कर सकते हैं। लीना जी। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वांना नमस्कार। सबको नमस्कार। मैं थोड़ा सा भूल गई थी कि ये मुझे वक्तव्य अपना हिंदी में देना है। कल हम लोग इस बात पर पहुंचे थे कि हमारी संस्कृति आगे चलकर के कैसी बनेगी। इसका उत्तर भी इसी बात पर निर्भर करता है कि हमें ये जो अपनी संस्कृति की बातें कही गई हैं, अपनी फिलॉसफी की बातें कही गई हैं, इनसे हमारा परिचय है कि नहीं है, और अगर है तो यह परिचय हमें किस तरह से स्वीकार्य है। मिथ्या है इस रूप में स्वीकार्य है या सत्य है इस रूप में स्वीकार्य है। अब जैसे मैंने कल आपको बताया था कि मैं उन बातों को दोहरा देना चाहती हूँ कि 3 प्रकार से हमारे लिए प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक तो वे जो हमारे धर्म को नहीं समझते या हमारे धर्म से अलग धर्म के हैं और ये मान करके चलते हैं कि चूंकि उनका धर्म श्रेष्ठ है इसलिए उसे ना मानने वालों को मार दिया जाना चाहिए, इसलिए तमाम भारतीय संस्कृति मानने वालों को मार दिया जाना चाहिए। दूसरे वो लोग हैं जो कहते हैं कि है तो हम भारतीय, है तो हम इसी जमीन की संतान, लेकिन हमें ये कोई समझ में नहीं आता है कि ये हमारा हिंदुत्व क्या है या हमारी भारतीयता क्या है या हमारी संस्कृति क्या है या हम संस्कृत क्यों पढ़ें या हम तीर्थ यात्रा पे क्यों जाएं या हम नदी में डुबकी लगा करके नहाए क्यों, जब हम घर में आए हुए नल के पानी से बड़े आराम से नहा सकते हैं। तो ये प्रश्न पूछने वाले भी लोग हैं जिनके प्रश्नों का उत्तर आज हम देने को टाल रहे हैं। और तीसरे वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि चूंकि तुम इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हो, अर्थात तुम बुद्धू हो, निकम्मे हो और जैसा मैंने कहा अव्यवहारिक हो, असत्य हो, तो इस असत्यता से बाहर आओ, आधुनिक बनो, विज्ञान को स्वीकारो और अपनी बातों को छोड़ दो। ये कहने वाले भी लोग हैं जो अपने आप को सेक्युलर बताते हैं। अब एक प्रश्न जो पूछा गया कि अगर हिंदुत्व जीने की कला है तो सेक्युलर लोग इसका विरोध क्यों करते हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप सेक्युलर कहते किसे हैं। सेक्युलर का जो अर्थ, जहां उस शब्द की उत्पत्ति जहां हुई, वहां पर सेक्युलर शब्द इस अर्थ में आया कि चूंकि चर्च ने कई सारी बातों से अपने प्रभाव को कायम रखा था, चर्च की सेना थी, चर्च की अपनी राजनीति थी, चर्च के अपने राज्य के लिए बने हुए नियम कानून थे और विज्ञान को लेकर के चर्च की अपनी कोई भी सैद्धांतिक थियरीज थी। उनको जो नहीं माने उसके लिए चर्च में इंक्विजिशन का प्रावधान था, अर्थात उसको जान से मारने का, मृत्यु दंड का प्रावधान था। तो कई लोगों ने ये कहा कि नहीं, हमें जिज्ञासा करने दीजिए, हमें प्रश्न पूछने दीजिए, हमें चर्च की बातों को आंख मूंद करके स्वीकार करने को मत कहिए, हमें खुद से विचार करने दीजिए। ने कहा कि ठीक है, हम अपने मृत्यु दंड के प्रावधान को थोड़ा सा ढीला करते हैं और तुम्हें विचार करने के लिए हम तुम्हें खुली छूट देते हैं। तो जो विचार करने वाले लोग जो सामने आए, उन्होंने अपने आप को ये नाम दिया सेक्युलर। तो सेक्युलर का ये अर्थ होता है कि जो हमारी बनी बनाई मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को हम पुनर्विचार करके अगर उनमें कोई परिष्कार, कोई परिवर्तन की आवश्यकता है तो उसका हम स्वीकार करें। जैसे गैलीलियो ने किया कि उसने कहा कि जो मैं तथ्य पा रहा हूं उसके आधार पर पृथ्वी गोल है और पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों तरफ। तो
जिन विचारकों ने कहा कि नहीं, गैलीलियो ने जो ये दिखाया है, तथ्य दिए हैं, प्रमाण दिए हैं, उनके आधार पर हमें गैलीलियो की बात को स्वीकार करना चाहिए और इस विषय में चर्च जो कहता है उस बात को हमें भूल जाना चाहिए। उनका नाम पड़ा सेक्युलर। अब हमारे देश में हमने सेक्युलर शब्द की व्याख्या अलग कर दी है। ये है ना, जो अब उनका खत्म ये कहे कि विचार करने दो, लिखा है ना, वो सेक्युलर नहीं है। आज हमारे देश में सेक्युलर उसे कहा जाता है, ठीक है ना, जो कि बिना कारण अभी ये चल रहा है हमारे देश की संस्कृति को गालियां दें और ये कह करके गालियां दें कि आपकी संस्कृति ने बहुत गलत बातें की हैं, जैसे कल मैंने कहा, बहुत तोड़फोड़ किया है, बहुत लोगों को बांट करके रखा है, वर्णों में बांटा है, जातियों में बांटा है, भाषाओं में बांटा है, बोलियों में बांटा है, प्रांतों में बांटा है। और इस तरह का बंटवारा करने वाला आपका धर्म है, इसलिए आपका धर्म हमें पसंद नहीं है और इस धर्म को जल्दी से जल्दी नष्ट कर दो, ये कहने वाले जो लोग हैं। और कई बार तो ये होता है कि विरोध इसलिए भी किया जाता है कि जैसे मैंने कल आपको बताया कि पूरी दुनिया जो है उसको मैं देखती हूँ दो फिलॉसफीज पे चलती है। एक फिलॉसफी कहती है कि सत्ता ही सब कुछ है और दूसरी फिलॉसफी कहती है कि नहीं, अभ्युदय और शांति ही सब कुछ है, ज्ञान, अभ्युदय, शांति, यही सब कुछ है। तो जो जिनको सत्ता करनी है वो ज्ञान की अन्वेषणा नहीं करते हैं, करते हैं जरूर, लेकिन उतनी ही हद तक जो उनके सत्ता को बरकरार रखने के लिए आवश्यक है। जो ब्रह्मांड के ज्ञान की बात जो भारतीय संस्कृति में हम करते हैं, उस ज्ञान की बात पश्चिमी परंपरा में, या जो सत्ता को अंतिम लक्ष्य मानने वाली जो जितनी भी फिलॉसफीज हैं, उन परंपराओं में परम ज्ञान या वैश्विक ज्ञान उनके लक्ष्य में नहीं आता है। तो इसलिए जब सेक्युलर ये कहते हैं कि हिंदुओं को गाली या दो, तो हमें दोनों बातों को सोचना पड़ेगा। एक, उन्हें क्या हक है हमें गाली देने का, और दूसरा, क्या हम वाकई में क्या हम उन गालियों के लायक नहीं हैं? और अगर हम हैं तो आप ये मान करके चलिए कि अगर हम गालियों के लायक हैं तो फिर उससे झगड़ा करने में हम कभी भी विजयी नहीं हो सकते। हमें पहले अपने आप को उधारना भी पड़ेगा। दोनों क्रियाएं एक साथ हमें करनी पड़ेंगी। दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि अगर हम संस्कृत को आगे लाएं तो क्या हमारी एकता बनी रह सकती है? ये एक बहुत अच्छा उपाय है, लेकिन जैसे कहा जाता है कि नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, क्योंकि जो आज हमारी 130 या 140 करोड़ की जो हमारी जनसंख्या है, इस जनसंख्या में इतने बड़े पैमाने पर आज आप और शीघ्र गति से संस्कृत को वापस पुनर्स्थापित नहीं कर सकते। तो संस्कृत की स्वीकार्यता जरूर होनी चाहिए, पढ़ाई का विषय, और एक जिसपे अतिशय आग्रह पूर्वक जो पढ़ाया जा सके ऐसा विषय संस्कृत हमें रखने की आवश्यकता है। लेकिन संस्कृत हमारी लोक भाषा बने, यह आज संभव नहीं है। सौभाग्य है कि हमारी सारी लोक भाषाएं संस्कृत के बहुत सारे शब्दों को ग्रहण करती। तो अगर हम अपने लोक भाषाओं की एकात्मता को हम आगे बढ़ाएं, और इसके लिए हमें छोटे छोटे प्रयास करने की आवश्यकता है। कोई हमें बहुत रॉकेट साइंस इसके लिए नहीं चाहिए। एक उदाहरण मैं देना चाहती हूँ और उतना कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। मेरे एक परिचित हैं अहमदाबाद में, श्री लेले। उन्होंने ऐसे कई चार्ट्स बनाए हैं, तो उसमें से एक टिपिकल चार्ट कैसा दिखेगा उसका मैं आपको वर्णन बता रही हूँ कि रंग बिरंगा बहुत खूबसूरत दिखने वाला चार्ट है। उसके पहले उसमें उस चार्ट के पहला जो कॉलम है उसका, पहली सारणी का जो पहला कॉलम है, पहला स्तंभ है, उसमें उन्होंने संस्कृत शब्द लिखे। तो मान लीजिए कि एक कागज पर
15 शब्द उन्होंने संस्कृत के लिखे हैं। जल, सूर्य, पृथ्वी, है ना, माँ, पिता इत्यादि, आम, इस प्रकार से 15 शब्द लिखे। उसके आगे उन्होंने दूसरे कॉलम में उन्हीं शब्दों का हिंदी शब्द जो है वह लिखा। अब देखिए लिपि एक ही है। फिर मराठी शब्द लिखा तीसरे कॉलम में, यहाँ भी लिपि एक ही है। चौथे कॉलम में उन्होंने गुजराती शब्द लिखा, और गुजराती शब्द उन्होंने 2 तरीके से लिखा। पहले गुजराती लिपि में लिखा और फिर उसी शब्द को, गुजराती शब्द को देवनागरी लिपि में लिखा। फिर कन्नड़ में लिखा तो पहले कन्नड़ लिपि में और फिर देवनागरी लिपि में वह कन्नड़ शब्द उन्होंने लिखा। और इस प्रकार भारत की, मुझे लगता है कि कम से कम 17 भाषाओं के लिए उन्होंने इस प्रकार के चार्ट्स बनाए हैं, और करीब करीब 2000 शब्दों के चार्ट्स बनाने का उनका प्रयास चल रहा है, जिसमें अभी वो 400 शब्दों के आसपास कहीं पहुंचे हैं। और एक बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप उनके एक एक चार्ट को एक व्यक्ति खरीद लेता है और ये कहता है कि मैं एक स्कूल को, ऐसे स्कूल को मैं अडॉप्ट करता हूँ कि उस स्कूल में मैं ये चार्ट लगाऊंगा, और उस स्कूल में मैं हर 15 दिन जा करके थोड़ा सा बच्चों से, थोड़ा सा शिक्षकों से, थोड़ा सा प्रिंसिपल से ये मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि इस चार्ट को देख करके तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या हुई। क्या किसी बच्चे की उत्सुकता जागी, क्या किसी शिक्षक की उत्सुकता जागी, क्या किसी शिक्षक ने बच्चे को कुछ समझाने का प्रयास किया, इत्यादि इत्यादि। और ये जो मॉनिटरिंग है इसे मैं 1 वर्ष तक करने के लिए तैयार हूँ। बहुत एक व्यक्ति के प्रयत्न की अगर हम बात करें तो ये बहुत छोटा प्रयास है जो एक व्यक्ति बड़ी सहजता से कर सकता है। लेकिन ऐसे जब हजारों प्रयास इकट्ठे होंगे तो आप सोचिए कि हमारे देश की भावी पीढ़ी को हमारे देश की सभी भाषाओं की, मैं नहीं कहती कि वो उन भाषाओं में एक्सपर्ट भाषाविद हो जाएंगे, लेकिन उन्हें अपनी भाषा, अपने देश की सभी भाषाओं से लगाव हो जाएगा, जो लगाव बहुत ही महत्व का है। जैसे कल जोशी जी ने मेरा परिचय देते हुए बताया कि मैं जन्म से महाराष्ट्र की पढ़ाई का आरंभ मध्य प्रदेश में किया, आगे जाकर के बिहार में पढ़ाई की, और इस वजह से और बहुत जिलों में घूमी, तो इस वजह से अब मुझे अपने देश की कोई भी भाषा अपरिचित या डरावनी या विरोधक नहीं लगती है। उसका कारण यही है कि हर भाषा को सुनने का मेरे कानों को मेरे कानों को आदत है अलग अलग भाषाओं को सुनने की, हर भाषा को सुनने की। और एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ कि मेरे परिचित एक तहसीलदार हैं जो खानदेश में काम करते हैं। अब जो लोग खानदेश से परिचित हैं उन्हें ये बात ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी कि खानदेश में अहिरानी बोली जाती है। तो ये हमारे जो तहसीलदार हैं इन्होंने मुझे एक बार ऐसे ही बताया कि मैडम आपको बड़ा ही एक मज़ेदार बात मैं सुनाना चाहता हूँ। और वो बात क्या है, तो मैं चोपड़ा तालुका आप समझ लीजिए कितनी छोटी यूनिट होती है, तो चोपड़ा तालुका में जिस तरह की अहिरानी बोली जाती है पहले मैं वो बोल के दिखाता हूँ। फिर मैं अमरनेर तालुका में जो अहिरानी बोली जाती है वो बोल के दिखाता हूँ। फिर मैं धड़गांव में जो अहिरानी बोली जाती है वो तालुके की वो अहिरानी बोल के दिखाता हूँ। फिर मैं धुले तालुका में जो अहिरानी बोली जाती है वो बोल के दिखाता हूँ। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं चारों को सुन रही थी और मैं ये सुन पा रही थी कि ये चारों अहिरानियां जो बोली भाषा है खानदेश की, करीब उसमें 3 जिले और करीब 25 या 28 तहसील उसमें पढ़ते हैं। लेकिन इन चारों की भाषा सुनने के बाद मैं समझ रही थी कि ये चारों अहिरानियां अलग अलग हैं। तो ये इसको हम खूबसूरती कहेंगे, अपना एसेट कहेंगे, या इसको हम अपना दोष कहेंगे और ये कहेंगे कि इन तमाम अहिरानियों को खत्म कर दो और केवल मराठी को
आप आगे ले आओ क्योंकि राज्य की भाषा मराठी। तो ये हमें अपने एसेट्स को पहचानना होगा, हमें अपने एसेट्स की लिस्टिंग करनी होगी, उसकी सूची बनानी पड़ेगी और एक एक व्यक्ति को एक एक जिम्मा देना पड़ेगा कि इस एसेट को बचाने का जिम्मा आपका, अपनी टीम बनाओ और इस एसेट की रक्षा करो। जैसे मुझे एक प्रसंग याद आता है, ये 1940 के आसपास की बात है कि जब हड़प्पा और मोहनजोदारो की खुदाई हो चुकी थी और उस खुदाई से ये पता चल रहा था कि यहाँ पर कोई बहुत ही विकसित सभ्यता के लोग यहाँ रहा करते थे, इस जमीन पर रहा करते थे। और तुरंत ये थियरी फैलाई गई, और ये थियरी पहले से भी थी कि आर्यों ने यहाँ पर आकर के आक्रमण किया था। और उस थियरी में और इस खुदाई में काफी विरोधाभास जब नजर आया तो श्री मोरोपंत पिंगले जी ने कहा कि मैं जिम्मा लेता हूँ इस इतिहास की पूरी छानबीन करने का, और मैं अपनी टीम बनाता हूँ। और उस टीम में उन्होंने वाकणकर जी को रखा और आज हम सब वाकणकर जी के कृतज्ञ हैं कि उनके कारण अंततः सरस्वती नदी की खोज तक हम पहुंचे हैं। और आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि शायद हम सरस्वती नदी को पुनरुज्जीवित कर पाएं, और अगर हम पुनरुज्जीवित कर लेते हैं तो पूरे हिमालय से हम पूरे हिमालय के सारे भूभाग को हम कच्छ के समुद्र से जोड़ेंगे और एक व्यापार का नया सिलसिला हमारे लिए बन पाएगा, एक ट्रेड रूट बन पाएगा। इस परिस्थिति पे हम पहुंचे हैं वो केवल इसलिए कि एक व्यक्ति ने कहा मैं ये जिम्मा लेता हूँ, इस इतिहास को खंगालने का जिम्मा, इस एसेट को समझने का जिम्मा और इस एसेट से लाभान्वित होने का जिम्मा मैं लेता हूँ। तो इसकी आज हमारे देश को बहुत आवश्यकता है। ऐसे लोग अगर हमें मिलते रहेंगे तो हमारी संस्कृति निश्चित ही बहुत स्वर्णमयी काल की तरफ बढ़ेगी। और अगर ऐसे लोगों की कमी हो गई तो कहीं न कहीं अगर कोई बात इरिवर्सिबल हो जाती है तो फिर उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम आशा करेंगे कि हमारे देश में ऐसी क्षमता वाले, ऐसी सामर्थ्य वाले, और क्षमता या सामर्थ्य या ज्ञान, इन सबसे अधिक महत्व की बात होती है सत्वशीलता। तो ऐसे सत्वशील लोग हमारे देश में अधिकाधिक हमारी भावी पीढ़ियों को मिलें, इसी आशा और प्रार्थना के साथ मैं आप सबों को पुनः एक बार आभार व्यक्त करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, और मुझे यह मौका दिया इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। नमस्कार। आगे हमारा प्रार्थना का समय हो गया है। जैसे कल हम लोगों ने प्रार्थना की थी, लेकिन कल जिज्ञासा समाधान नहीं हुआ था, तो आज हम कुछ समय आपका लेंगे। कुछ सेंसों की जिज्ञासा है हमारी इसमें आई है, चैट बॉक्स में मैंने देखी है, और वे समक्ष प्रश्न पूछेंगे आपसे। आप थोड़ा सा समय हमको दीजिए प्रार्थना के बाद।